नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी अब बेहतर चल रही होगी। देखो, हमारी तरफ से लगातार सहयोग है आप सभी को। आपके स्तर से प्रारंभिक परीक्षा के बाद से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन क्योंकि आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो आप में से जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए, उनकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अब ये जो कक्षा है ये आपकी नियमित रहेगी। हमने प्रयास किया कि आप थोड़ा सहयोग करें, लेकिन आपके स्तर से यदि नहीं हो पा रहा है तो भी अब ये कक्षा जारी रहेगी। अब इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि ये जो सेशन है विशेष रूप से जैसे अभी आगे बिहार एसआई का एग्ज़ाम है और यूपी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, तो यदि कुछ लोग यूपी आरओ एआरओ दे रहे हो या बिहार एसआई का दे रहे हो, तो समग्रता से यदि हम देखें तो सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब करंट अफेयर्स की बात करते हो, करंट अफेयर्स हर जगह आपको देखने को मिलता है। हाँ, सामान्य अध्ययन की जब आप बात करते हैं टॉपिक तो वही होते हैं, लेकिन प्रश्नों के जो लेवल होता है उसमें थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलता है। तो आप में से जो लोग सामान्य अध्ययन किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ से मदद मिलने वाली है। कहने का मतलब है सिर्फ एक ही सेशन के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर मैं करा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और प्रतिदिन की भांति आज भी यहाँ पर सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स हम देखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर से मैं करा रहा हूँ, अक्टूबर माह से करा रहा हूँ। कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, किसी भी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अक्टूबर माह से लेकर के। पूर्व में जो आपने पढ़ा है वो बेहतर है। करंट अफेयर्स इसमें है। करंट अफेयर्स के बाद जीके है, और जीके में आप देख रहे थे हम अपने परमाणु संयंत्र जो हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें हम थोड़ा सा देखेंगे और कुछ लेटेस्ट जो अपडेट है उसके बारे में देखेंगे। और तीसरा फैक्ट जो यहाँ पे हम देखेंगे वो जीएस का देखेंगे। और जीएस में अभी तक जो हमने पहला टॉपिक देखा है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो समाप्त किया है हमने, वो हमने समाप्त किया था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हमने समाप्त किया है। आज के सेशन में जो चर्चा होगी विशेष रूप से जो विभिन्न एक्ट हैं, अधिनियम हैं, उनकी चर्चा होगी। तो एक्ट या अधिनियम की चर्चा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब जो ये आपकी कक्षाएं हैं, ये आपकी कक्षाएं जो आपका दीपावली पर्व है, ठीक है, आपका छठ व्रत है, छठ पूजा है, तो छठ पूजा और दीपावली के दिन, दीपावली के दौरान आपकी प्रभावित रहेंगी। दीपावली की यदि हम बात करते हैं तो आपकी कक्षा 8 से लेकर के आप कह सकते हैं 12 तक 4 दिन इधर प्रभावित होगी। दीपावली का अवकाश रहेगा क्योंकि मैं भी उस दौरान उपस्थित नहीं रहूँगा। और छठ पूजा में 3 दिन का मैं आपको 3 दिन नहीं 2 दिन का मैं आपको अवकाश दूंगा, जो मेन दिन होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बिहार से संबंधित जो लोग हैं आप जानते होंगे बहुत काम होता है और उस दौरान पढ़ाई नहीं कर पाते हो, तो आपका कुछ छूटे नहीं, तो उसको ध्यान में रखकर ये आपके अवकाश रहेंगे। इसके बीच में अब लगातार आपकी कक्षाएं, मतलब 8 नवंबर तक लगातार आपकी कक्षाएं मिलेंगी, रविवार को छोड़कर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले आज का जो पहला टॉपिक है, आज का जो पहला टॉपिक है, एक हम क्रॉस कंट्री बाइक अभियान है उसकी बात कर रहे हैं। एक क्रॉस कंट्री बाइक अभियान, क्रॉस कंट्री बाइक अभियान, क्रॉस कंट्री बाइक अभियान की शुरुआत हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक क्रॉस कंट्री बाइक अभियान है, उसके बारे में हम बात करेंगे जो लेटेस्ट है। अब ये क्रॉस कंट्री बाइक अभियान क्या है? इसमें विशेष रूप से सीआरपीएफ की कुछ महिला बाइकर्स हैं। किस संगठन की हैं? सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स हैं। और सीआरपीएफ की ये जो महिला बाइकर्स हैं, ये किसके साथ कर रही हैं ये अभियान? मिलकर किसके साथ कर रही हैं? तो ये मिलकर एक मंत्रालय के साथ कर रही हैं, और ये मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो सीआरपीएफ की कुछ महिला बाइकर्स हैं और सीआरपीएफ की ये महिला बाइकर्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर एक अभियान कर रही हैं जिसका नाम है क्रॉस कंट्री बाइक अभियान। और ये जो क्रॉस कंट्री बाइक अभियान है
ये किया क्यों जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नारी शक्ति का जश्न मनाने के लिए, या आप कह लीजिए नारी शक्ति के बारे में जागरूक करने के लिए। ठीक है, देश की महिलाओं को नारी शक्ति के बारे में जश्न मनाने के लिए, नारी शक्ति के बारे में जागरूक करने के लिए ये अभियान किया जा रहा है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्रॉस कंट्री बाइक अभियान में किस मंत्रालय का सहयोग है, या किस आप कह सकते हो केंद्रीय पुलिस बल के जो महिला बाइकर्स हैं वो शामिल हैं, तो सीआरपीएफ आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब अगर हमने सीआरपीएफ को देखा तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सीआरपीएफ के प्रमुख कौन हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, सुजोए लाल थॉम्सन। सुजोए लाल थॉम्सन ये वर्तमान समय में प्रमुख हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो केंद्रीय पुलिस बल होता है ये किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सीआरपीएफ भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से बीआरओ के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अधीन आता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो वहाँ पे याद रखिएगा कि बीआरओ जो है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे नारी शक्ति अभियान की बात हो गई, नारी शक्ति अभियान की बात हो गई। और आपको बता दें कि इस अभियान में टोटल जो बाइकर्स शामिल हैं वो 150 बाइकर्स शामिल हैं, और ये 3 समूह में होंगी, 50-50 के 3 समूह में ये होंगी। और ये जो 150 बाइकर्स हैं ये जा कहाँ पे रहे हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि भैया क्रॉस कंट्री बाइक अभियान समाप्त कहाँ पे होगा? तो क्रॉस कंट्री बाइक जो अभियान है ये समाप्त होगा गुजरात में। कहाँ समाप्त होगा? गुजरात में। गुजरात के केवड़िया में ये समाप्त होगा। गुजरात के केवड़िया में ये समाप्त होगा, ये आपको याद रखना है। इसमें एक दल जो है ये लद्दाख से जा रहा है केवड़िया, 50 का एक समूह लद्दाख से जा रहा है केवड़िया। दूसरे समूह की बात करें तो दूसरा समूह मेघालय से आ रहा है, शिलोंग से जाएगा केवड़िया। और एक तीसरा समूह है जो दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से आएगा, जो केवड़िया जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण भारत को कवर करने का इनका प्रयास है। एक समूह लद्दाख से, एक समूह शिलोंग से और एक समूह कन्याकुमारी से ये केवड़िया के लिए जाएगा। और केवड़िया क्यों मशहूर है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यहीं पे बनाई गई है। उद्देश्य की बात करें तो याद रखिएगा नारी शक्ति इनका उद्देश्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है उसका संदेश देने के लिए जो है ये निकली हैं। और जब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इस योजना की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री ने 2015 में किया था। कहाँ पे? हरियाणा से किया था। हरियाणा के किस शहर से किया था? तो हरियाणा का एक शहर है पानीपत, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही हमने हरियाणा की बात किया तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा में एक स्थान है जिसका नाम है गोरखपुर। अब बहुत सारे लोग यूपी के होंगे तो बोलेंगे गोरखपुर तो यूपी में है। जी भैया, यूपी में भी है, जहाँ से योगी जी सांसद हुआ करते थे। लेकिन ये जो गोरखपुर है ये हरियाणा में है और यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है। हरियाणा का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो गोरखपुर में लग रहा है। कल के सेशन में हमने बात भी किया है न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। तो अब आपके लिए होमवर्क है कि हरियाणा का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है, जो संचालित हो रहा है वो कौन सा है, आपको बताना है। गोरखपुर ये हरियाणा का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बात किया बाइकिंग की। अब बाइकिंग की बात हो रही है तो चलिए थोड़ी सी बात साइकिलिंग की भी कर लेते हैं। ठीक है, बाइकिंग के बाद थोड़ी सी बात हम साइकिलिंग की भी कर लेते हैं। जब हम साइकिलिंग की बात करते हैं आज के संदर्भ में, आज के करंट अफेयर्स में जब हम साइकिलिंग की बात करते हैं तो हैदराबाद जो हमारा शहर है तेलंगाना में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तेलंगाना में हैदराबाद देखने को मिलता है। यहाँ पे कई सारी झीलें हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है?
भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। और भारत का ये जो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, आपको बता दें, क्योंकि रूफ है मतलब ये साइकिलिंग ट्रैक तो है, लेकिन इस साइकिलिंग ट्रैक के ऊपर छत भी है। ठीक है, इस साइकिलिंग ट्रैक के ऊपर आपको छत भी देखने को मिल रही है। और ये जो छत है साइकिलिंग ट्रैक के ऊपर, यहाँ पे 16,000 सोलर पैनल लगे हुए हैं। कितने सोलर पैनल लगे हैं? 16,000 सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें इसकी कुल लंबाई जो है वो 23 किलोमीटर है। कुल लंबाई 23 किलोमीटर है और यहाँ से 16 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। इन 16,000 पैनलों के माध्यम से 16 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि तेलंगाना में जो भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है, इस तरह का ट्रैक पूरे विश्व में सिर्फ एक देश में है और वो देश है दक्षिण कोरिया। मतलब पूरे विश्व का ये दूसरा है, पूरे विश्व का ये दूसरा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है और इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, हैदराबाद तेलंगाना। और जब हैदराबाद की हम बात करते हैं तो दो कंपनियों का नाम आपको पता होना चाहिए। पहला ग्रेने रोबोटिक्स और दूसरी कंपनी का नाम स्काई रूट एरोस्पेस। ये दो कंपनियां आपको पता होना चाहिए, स्काई रूट एरोस्पेस और ग्रेने रोबोटिक्स। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये दो जो कंपनियां हैं ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी हैं, हैदराबाद में स्थापित कंपनियां हैं और ये इन दिनों बहुत चर्चा में हैं। सबसे पहले स्काई रूट की बात कर लें तो इन्होंने रमन 3 बनाया है। क्या बनाया है? रमन 3। ठीक है, रमन 3 बनाया, सॉरी रमन 2 बनाया है। 3 के लिए काम कर रहे हैं, रमन 2 बनाया है। और ये जो रमन 2 है ये है क्या? रमन 2 जो है ये 3D प्रिंटिंग इंजन है, याद रखिएगा। रमन 2 नामक 3D प्रिंटिंग इंजन स्काई रूट एरोस्पेस नामक कंपनी ने बनाया है, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब यदि हम बात करें कि भैया ग्रेने रोबोटिक्स के बारे में कुछ बता दो, तो आप जानते हैं एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका नाम है इंद्रजाल। इंद्रजाल नामक एंटी ड्रोन सिस्टम, इंद्रजाल नामक एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसको इन्होंने ही तैयार किया है, यह भी आपको बताने की ज़रूरत है। तो यह भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अभी हम दोनों चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद इसका मुख्यालय है, रमन नामक 3D प्रिंटिंग इंजन बनाया। ग्रेने रोबोटिक्स नामक जो कंपनी है हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इन्होंने एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है जिसका नाम है इंद्रजाल। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि इंद्रजाल नामक एंटी ड्रोन सिस्टम को किसने तैयार किया है, वहां पे आपको जवाब देना होगा कि ग्रेने रोबोटिक्स। अब लिंक करने का तरीका देखो, ये केवल एक दिन का करंट अफेयर्स है, एक दिन का करंट अफेयर्स है और उसको अभी तक लिंक करके हम चल रहे हैं। अभी सिर्फ हमने चर्चा कहाँ से शुरू किया था? बाइकर्स समूह से शुरू किया था और बाइकर्स समूह पे हम पहुँच गए हैदराबाद। आगे तेलंगाना से ही लिंक करके मैं आपको और बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? तेलंगाना से जोड़ के अभी यहाँ पे एक त्यौहार मनाया गया, एक त्यौहार बहुत चर्चित है यहाँ का, और उसी से जुड़ा हुआ एक और बता देते हैं। यहाँ पे अभी समक्का सरक्का नाम याद रखिएगा, समक्का सरक्का, समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय। समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय, याद रख लीजिएगा, समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय। और इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है।
इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। और ये देखने को कहाँ मिलता है? ये देखने को मिलता है मुलुगु में। मुलुगु ये कहाँ पे है? तेलंगाना में एक स्थान है जहाँ पे आपको देखने को मिलता है। समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। ये याद रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे एक त्यौहार भी मनाया जाता है और उस त्यौहार का नाम है समक्का सरलाम्बा जात्रा। ठीक है, समक्का क्या है? समक्का सरलाम्मा जात्रा एक त्यौहार है, यह भी मनाया जाता है, यहाँ से संबंधित है। इसको भी याद करने की ज़रूरत है। और इसी को मेदाराम जात्रा के नाम से भी जानते हैं। इसी त्यौहार को मेदाराम यात्रा को यहाँ पे जात्रा बोला जाता है। ठीक है, तो जात्रा के नाम से भी जानते हैं, तो यह भी याद रखना है। अब ये समक्का सरक्का है क्या? तो समक्का और सरक्का, समक्का माँ है, सरक्का बेटी हैं। और इनको जनजातीय जो हैं यहाँ के वो देवी मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं। और इन्हीं दो जनजातियों की देवियों के नाम पर एक विश्वविद्यालय रखा गया है और एक त्यौहार भी मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे एक आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। यदि आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इतुर नागरम। इतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने को मिलती है। इतुर नागरम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ से संबंधित है? यह भी आपका संबंधित है तेलंगाना से। और आपको बता दें कि एक चीज़ और याद रखिएगा कि तेलंगाना की जब बात करते हैं तो आपके लिए आज का होमवर्क है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको बताना है। राष्ट्रीय हल्दी जो संगठन है या संस्थान है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको बताना है। जब हल्दी की बात आती है तो इतना याद रखिएगा कि हल्दी के उत्पादन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भारत में अग्रणी राज्य हैं। इन्हीं में से कोई आगे लगातार मतलब कोई पहले स्थान पे कोई दूसरा, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से बदलता रहता है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भारत में हल्दी की बात की जाती है तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र की चर्चा आपको करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हम तेलंगाना में ही हैं और अब तेलंगाना से बाहर निकलेंगे और दूसरा टॉपिक देखेंगे जो कि है सामाजिक सुरक्षा समझौता से संबंधित दूसरा टॉपिक। देखो, लिंक करना यदि सीख जाओगे ना भैया, एक से दूसरे को लिंक करना, तो इससे मुख्य परीक्षा में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। और जब भी आप अध्ययन भी करते हो ना, जब आप पढ़ते हो ना, मान लो अब तेलंगाना का कहीं भी जिक्र होता है ना, तो समक्का सरला विश्वविद्यालय, जनजातीय विश्वविद्यालय, मेदाराम जात्रा त्यौहार, हैदराबाद की बात आती है तो ग्रेने रोबोटिक्स, स्काई रूट एरोस्पेस, आइकिया जो कि एक फर्नीचर की कंपनी है। ठीक है, भारत में पहला हेडक्वार्टर जो उन्होंने खोला, पहला जो अपना शोरूम खोला वो भी हैदराबाद में खोला। हैदराबाद की जो झीलें हैं, निजाम सागर, इस तरह की जो झीलें हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो बहुत कुछ है। तो जितनी जानकारी आपको पता है ना, कोई भी शब्द देखो तो मस्तिष्क में, ज़रूरी नहीं आप उसको लिखो, उसको बोलो, अपने दिमाग में ही उसकी एक्सरसाइज कर लिया करो। चलो, दूसरा टॉपिक आपका है सामाजिक सुरक्षा समझौता। सामाजिक सुरक्षा समझौता, सामाजिक सुरक्षा समझौता। ठीक है, अब सामाजिक सुरक्षा समझौता की बात आ रही है तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक देश है दक्षिण अमेरिका का जिसका नाम है अर्जेंटीना, तो भारत सरकार ने अभी अर्जेंटीना के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता किया है। अब ये सामाजिक सुरक्षा समझौता है क्या? इसके अंतर्गत जैसे भारत में भी अर्जेंटीना के कुछ लोग यदि काम कर रहे हैं, साथ ही साथ भारत के कुछ लोग यदि अर्जेंटीना में लेबर वर्ग में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे संबंधित देश द्वारा
संबंधित देश द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा की स्कीम चलाई जा रही होंगी वह बेनिफिट उनको मिलेगा। जो केवल अभी तक देश के निवासियों को मिलता था वह बेनिफिट अब भारत के लोगों को अर्जेंटीना में मिलेगा, और अर्जेंटीना के जो लोग भारत में काम कर रहे हैं उनको भारत में ये सामाजिक सुरक्षा की जो स्कीमें हैं उसका लाभ इनको मिलेगा। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भैया सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है, आंख मूंद कर आप टिक करिएगा अर्जेंटीना के बारे में। ठीक है, अब अर्जेंटीना अपने आप में चर्चा में रहने वाला देश है। आप जानते हैं दक्षिण अमेरिका की जब बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका में देश कौन कौन से हैं कई बार मैंने बताया है, तो आज आपका होमवर्क नंबर 2 है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है, नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करना है। क्या है, सबसे पहले इनके देश कौन कौन से हैं, दूसरा यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आप देखोगे मकर रेखा गुजरती है, तो आपको बताना है मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। क्या यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, यदि गुजरती है तो विषुवत रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मैंने जल संधियाँ बताया है, उन जल संधियों के यदि नाम पता हैं तो वो आप बताओगे। तो ये 3 होमवर्क है, दक्षिण अमेरिका के देश, मकर रेखा और विषुवत रेखा से संबंधित देश और जल संधियां, और मान लो यहाँ से कर्क रेखा भी यदि गुजरती है आपकी नज़रों में तो वो भी बता देना कि कर्क रेखा से कौन कौन से देश इनके लगते हैं या कौन कौन से देश हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब एक व्यक्ति है जिनका नाम है लुइस कैफरली। क्या नाम है, लुइस कैफरली। लुइस कैफरली नामक जो व्यक्ति हैं इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये अर्जेंटीना के हैं और इनको अभी हाल ही में मिला है एबल प्राइज़। मतलब एबल प्राइज़ किस वर्ष का, 2023 का। और याद रखिएगा एबल प्राइज़ को गणित का नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। एबल प्राइज़ को गणित के नोबेल पुरस्कार की संज्ञा दी जाती है। तो लुइस कैफरली को एबल पुरस्कार मिला है वर्ष 2023 के लिए, यहाँ आपको याद रखना है। यहाँ की एक महिला है जिनका नाम है सेलेस्टे साउलो। सेलेस्टे साउलो की यदि हम बात करें, सेलेस्टे साउलो की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है जिसको बोलते हैं WMO या विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में आपको देखने को मिलता है। इसकी ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला अध्यक्ष हैं सेलेस्टे साउलो, और सेलेस्टे साउलो का भी संबंध अर्जेंटीना से है, यह भी आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना की, तो आपको यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि भैया पीछे संपन्न हुआ फीफा मेंस वर्ल्ड कप, और फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो हुआ था इसको अर्जेंटीना ने जीता था। फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो कि गल्फ में हुआ था, इसको किसने जीता, अर्जेंटीना ने जीता था। और आपको याद रखिएगा यहाँ के मशहूर खिलाड़ी कौन हैं, लियोनल मेसी, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और जब हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था। और ये जो अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, आपको बता दें कि अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप मेंस का ये अर्जेंटीना में ही हुआ था, और इसको जीता था उरुग्वे ने। किसने जीता, उरुग्वे ने। उरुग्वे भी दक्षिण अमेरिका का ही एक देश है, तो इसको भी याद रखना है। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप इसको उरुग्वे ने जीता। जो लोग नए हैं आपको बता दें भैया, फीफा जो है ये फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, तो यदि कहीं फीफा शब्द का प्रयोग हुआ है इसका मतलब है कि बात फुटबॉल की हो रही है। ठीक है, जैसे क्रिकेट के संदर्भ में ICC आप देखते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसी तरह से फीफा जो है वो फुटबॉल के संदर्भ में
जो है सर्वोच्च निकाय है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि एक और फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है जो है फीफा अंडर 17। फीफा अंडर 17 जो वर्ल्ड कप होने वाला है मेंस का, ये कहाँ होने वाला है? तो याद रखिएगा ये 2023 वाला जो होने वाला है ये इंडोनेशिया में होने वाला है। कहाँ पे? इंडोनेशिया। आजकल खेल से प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए सब कुछ देखना है। तो फीफा अंडर 17 कहाँ होगा? अंडर 17 ये होगा इंडोनेशिया में, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और जब इंडोनेशिया की हम बात कर रहे हैं तो भैया थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में, आसियान समिट संपन्न हुई थी। आसियान समिट कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया में हुई थी, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और इंडोनेशिया की जब हम बात कर रहे हैं आपको बता दें सतरिया सतरिया 1 नामक पहली सैटेलाइट इंडोनेशिया ने छोड़ी है। सतरिया 1 नामक पहली सैटेलाइट इंडोनेशिया ने छोड़ी है, यह भी याद रखना है। और ये जो सैटेलाइट है किसके माध्यम से छोड़ा गया? तो याद रखिएगा इसको ले जाने वाला रॉकेट था फॉल्कन 9। अब जो मेरे पुराने छात्र होंगे, जो मेरे पुराने भाई बहन होंगे, आप जानते होंगे कि जब फॉल्कन 9 की हम बात कर रहे हैं तो फॉल्कन 9 किस कंपनी का रॉकेट है? किस कंपनी का? तो बात आती है स्पेस एक्स की। तो स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फॉल्कन 9, उसी के माध्यम से इंडोनेशिया ने अपनी पहली सैटेलाइट सतरिया को छोड़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इंडोनेशिया में इस समय एक शब्द चर्चा में है जिसका नाम है ओस, WOOSH। ये है क्या? ओस है क्या? तो आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल है ये। दक्षिण पूर्व, नोट कर लीजिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जिसका नाम है ओस। और ये जो रेल है इसको बनाया है चीन ने, और कहाँ पे संचालित हो रही है? इंडोनेशिया में चल रही है। तो ओस रेल को भी याद रखिएगा कि ओस नामक रेल इंडोनेशिया में चलाई जा रही है और ये दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल है। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो अब पहुंचते हैं तीसरे टॉपिक पे। तो आपने देखा कि ये जो हमारा दूसरा टॉपिक था, दूसरे टॉपिक में हमने शुरुआत कहाँ से किया था? हमने शुरुआत किया सामाजिक सुरक्षा समझौता से। हमने देखा कि भारत ने अर्जेंटीना के साथ ये समझौता किया है। फिर हमने ये प्रयास किया कि अर्जेंटीना वर्तमान समय में न्यूज़ में क्यों था। क्या कोई व्यक्ति है, क्या कोई खेल है, क्या कोई अन्य भौगोलिक घटनाएं, किन के कारण अर्जेंटीना न्यूज़ में था? तो हमें पता चला 2 व्यक्तियों के नाम, और इन दोनों व्यक्तियों के नाम आपने देखा, लुइस कैफेरली जिनको एबल प्राइज मिला, और सेलेस्टे साउले जो कि WMO की पहली महिला महानिर्देशक हैं या पहली महिला अध्यक्ष हैं, इनके बारे में देखा हमने। फिर हमने देखा कि अर्जेंटीना तो पिछले दिनों फुटबॉल वर्ल्ड कप के विजेता के रूप में चर्चा था, और जब हम फुटबॉल वर्ल्ड कप में गए तो ये तो हमें पता चल गया। उसके साथ हमने देखा जब फुटबॉल में हमने सर्च किया कि भैया फीफा अंडर 20 भी हुआ था, और अंडर 20 जो मेंस का हुआ ये यहीं पे संपन्न हुआ था, और इसको उरुग्वे ने जीता। उरुग्वे ने पहली बार इस खिताब को जीता। फिर हमने देखा कि क्या और कोई फुटबॉल का खेल, तो हमें पता चला कि वर्ष 2023 में फुटबॉल का अंडर 17 भी होने वाला है जो कि इंडोनेशिया में संपन्न होगा। और जब हम इंडोनेशिया पहुंच गए फिर हमने देखा कि इंडोनेशिया क्यों चर्चा में था, आने वाले दिनों में क्यों चर्चा में था, रहेगा या अभी क्यों चर्चा में है। तो हमने देखा कि अभी इंडोनेशिया ने हाल ही में सतरिया नामक एक सैटेलाइट छोड़ी है, ठीक है, जिसको फॉल्कन 9 नामक रॉकेट लेके गया जो कि स्पेस एक्स का बहुत ही पावरफुल रॉकेट है। फिर हमने देखा कि इंडोनेशिया को चीन ने, आप कह सकते हो चीन ने बनाया है, चीन की कंपनियों ने बनाया है ओस नामक एक रेल, और ये दक्षिण पूर्व एशिया की, आप कह लीजिए, आप दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में आप कह लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण, या आप कह लीजिए कि दक्षिण पूर्व एशिया की ये पहली ऐसी रेल है जो कि आप कह सकते हैं कि अभी तक हाई स्पीड रेल यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी दक्षिण पूर्व एशिया में। तो दक्षिण पूर्व एशिया की ये पहली हाई स्पीड रेल के रूप में चर्चा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि आपको थोड़ा सा और पढ़ना है तो आपको क्या कर लेना है भैया, इंडोनेशिया का मैप लेके बैठ जाओ।
और जब इंडोनेशिया आप मैप में देखोगे ना तो आप देखोगे कि इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत सारी जल संधियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा आप अपने स्तर से भी मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आपका जो तीसरा टॉपिक है, 2 टॉपिक हमने देख लिया। अब जो टॉपिक हैं ये ऐसे ही टॉपिक हैं, ठीक है, इनको ऐसे ही देख लीजिएगा। ये टॉपिक है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पेज, भैया पेज इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लिंक होती हैं ना, इतनी सारी चीज़ों को लिंक करना पड़ता है ना, तो उसमें कुछ छूटे नहीं। जो हम मेहनत करके लेके आए हैं उसमें से कुछ छूटे नहीं, इसलिए इसको सामने रखना पड़ता है। क्योंकि यदि एक बार देखो ये जितना भी आपको पढ़ाया इस तरह से है, अब इसमें कुछ भी छूट ना पाए, जितना हम मेहनत करके लेके आए हैं आपके लिए वो आप तक पहुँचे, इसलिए हमें पेज साथ रखना पड़ता है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप याद रख पाओ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हिंट मिलता है तो आप कर देते हो। अब एक कंपनी है इरडा, IREDA, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। आपको बता दें कि ये जो एजेंसी है ये अभी तक अनुसूची बी में थी। ये अनुसूची कंपनियों के अंतर्गत जो अनुसूचियां होती हैं अनुसूची बी में थी, अब इसको अनुसूची ए में डाल दिया गया है। और अनुसूची ए में डालने का फ़ायदा क्या है, जब भी किसी मिनी रत्न कंपनी को, क्योंकि अभी ये मिनी रत्न कंपनी थी, तो जब भी किसी मिनी रत्न कंपनी को नवरत्न कंपनी में अपग्रेड करना होता है, किसी मिनी रत्न कंपनी को नवरत्न कंपनी के रूप में अधिसूचित करना होता है, तो आवश्यक होता है कि वो कंपनी अनुसूची ए में सम्मिलित हो। तो मतलब आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये नवरत्न कंपनी बन जाए, ठीक है। तो इसलिए अनुसूची बी और अनुसूची ए के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पिछले दिनों नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, उसको भी बी से हटा के अनुसूची ए में जगह दी गई थी, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक टॉपिक ये हो गया, अनुसूची बी अनुसूची ए आपको पता चल गया। अगला आपका आता है R21, अगला टॉपिक R21 मैट्रिक्स, R21 मैट्रिक्स मलेरिया वैक्सीन, ठीक है। R21 मैट्रिक्स मलेरिया वैक्सीन, और आपको बता दें R21 मैट्रिक्स मलेरिया वैक्सीन जो है WHO ने इसको प्रयोग के लिए प्रमाणित कर दिया है। मतलब आने वाले दिनों में अब R21 मैट्रिक्स नामक जो मलेरिया वैक्सीन है ये यूज में लाई जा सकेगी, क्योंकि WHO ने इसकी अनुमति दे दी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी अनुमति दे दी है। बनाया किसने है इसको, तो याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ने मिल करके इसको बनाया है, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। जब हम मलेरिया की बात करते हैं, अब यहाँ से कैसे लिंक करना चाहिए, बहुत सारे लोग होंगे सिर्फ इतना पढ़ के रह जाएंगे कि R21 मैट्रिक्स मलेरिया वैक्सीन है जो कि ऑक्सफोर्ड प्लस सीरम ने बनाया है। क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो, आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हो, तो कुछ तो सीखो ना इतने दिनों में। क्या सीखना है, मलेरिया। अब आपको देखना है कि मलेरिया का कारक क्या होता है। मलेरिया का कारक क्या होता है, तो समझ में आता है मलेरिया का कारक होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। मलेरिया का कारक क्या होता है, प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम होता है, इस प्लाज्मोडियम का वाहक कौन होता है, इसका वाहक होता है मादा एनोफिलीज, ठीक है। इसका वाहक होता है मादा एनोफिलीज, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब एक चीज़ और जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि हमारे कुछ लक्ष्य हैं जो हमें पता होना चाहिए। मलेरिया की बात हो रही है तो पता होना चाहिए कि वर्ष 2030 तक भारत सरकार का भारत से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत सरकार का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या है, तो आप तुरंत बताओगे कि भारत सरकार का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2030 है। तो इतनी चीज़ें आपको होना चाहिए। और एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है, अभी याद आ गया है। दिव्यांगजनों के लिए भारत का जो पहला उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है वो ग्वालियर में खोला गया है। इसको नोट कर लीजिएगा ऑनलाइनर में कि दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला या देश का पहला
उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में खोला गया है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीक आधारित प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर मध्य प्रदेश में खोला गया है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स समाप्त। तो हम बात कर लेंगे जीएस खंड की। और जीएस खंड में जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज हम एक्ट की बात करने वाले हैं। तो आइए जीएस के अंतर्गत, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम देख लेते हैं विभिन्न एक्ट के बारे में। ठीक है, और प्रत्येक दिन यदि सेशन अच्छा लगता है तो भैया लाइक तो अवश्य करना है, और जो होमवर्क है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। लाइक अनिवार्य रूप से करना है यदि अच्छा लगता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आप प्रश्नों के रूप में करंट अफेयर्स अभी तक पढ़ते आए हो ना, प्रश्न उत्तर छोड़ दो उसको, क्योंकि उससे नुकसान है आपका। ठीक है, और यदि उसको देखना है साप्ताहिक स्तर पे, सप्ताह भर के जो अच्छे करंट अफेयर्स होंगे मैं खुद उसको लेकर के आ जाऊंगा, आप वहां से तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए अब एक्ट की बात हो रही है। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं विभिन्न एक्ट के बारे में। एक्ट से संबंधित चर्चा आपको देखने को मिलेगी। एक्ट में सबसे पहले हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। का रेगुलेटिंग एक्ट हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके बारे में हमें समझना है। आप जानते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, पहली बात यहाँ पे क्या बात हुई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो सबसे बड़ी चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि अब यहाँ पे गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, गवर्नर जनरल शब्द का, गवर्नर के स्थान पे गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग, गवर्नर के स्थान पे गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। इस एक्ट की मदद से गवर्नर के स्थान पे गवर्नर जनरल प्रयोग किया जाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल बंगाल का जो बना वो था वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना इस अधिनियम के अंतर्गत, वो बना वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बना, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इसमें क्या हुआ, इसके साथ साथ इसमें न्यायपालिका को लेकर के काम किया गया और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट की मदद से हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या किया गया, क्योंकि अब धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा था इस वर्ष तक कि बंगाल में इनकी पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी थी, बंगाल पे ये शासन भी चलाने लगे थे। और जब ये शासन चला रहे थे, क्योंकि ये तो ये कह रहे थे ना कि हमें तो भेजा गया है कि जाओ पूर्व के लोगों को शिक्षित करो, तो ये क्या कर रहे थे कि जो मुगल व्यवस्था अभी तक चली आ रही थी वो इनको पसंद नहीं थी। तो मुगल व्यवस्था में ये लगातार बदलाव करते हुए जा रहे थे, कानूनों में बदलाव करते हुए जा रहे थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या बनाई, गवर्नर जनरल की परिषद। तो गवर्नर जनरल की परिषद भी इसी के अंतर्गत बनाई गई, गवर्नर जनरल की परिषद। तो इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद भी तैयार की गई। अब गवर्नर जनरल की परिषद तैयार होगी, मतलब नियम कानून अब अपने हिसाब से ये बनाने लगे। फिर इन्होंने देखा कि अब इनको क्या है, धीरे धीरे अपने लोगों को मौका देना है। तो धीरे धीरे ये अपने लोगों को लाने का प्रयास कर रहे थे। और आप जान रहे हैं बंगाल पे ये लगातार जो है वो दबाव डाल रहे थे। और क्योंकि अब इनको धीरे धीरे अपने लोगों को यहाँ पे लाने की व्यवस्था करनी थी, उस दिशा में इनको काम करना था। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इस एक्ट की मदद से सबसे पहले गवर्नर के स्थान पे गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई इस एक्ट की मदद से, और गवर्नर जनरल की परिषद जो है इस एक्ट की मदद से बनाई गई, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।
ठीक है। 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, का पिट्स का इंडिया एक्ट। अब 1784 का जो पिट्स का इंडिया एक्ट था, इसके साथ क्या हुआ आप जान रहे हो कि क्योंकि अब बंगाल पे लगातार ये बेहतर स्थिति में आ गए थे, तो बेहतर स्थिति में यदि लगातार आपको काम करना है, अपनी स्थिति को और बेहतर बनाना है, तो समय के अनुसार बदलाव भी जरूरी होते हैं। अब इन्हीं बदलावों के दृष्टिगत इन्होंने क्या किया कि 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी। इन्होंने क्या कर दिया, अब यहाँ पे इस एक्ट के अंतर्गत 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। ठीक है, क्योंकि अब कंपनी काम कर रही थी ना भारत में, और कंपनी काम कर रही थी तो आप जानते हैं कि भैया जो कंपनी की गतिविधियां थी, अब उस पर नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, हालांकि अभी इन्होंने नियंत्रण नहीं किया था, सिर्फ देखने के लिए कि कंपनी क्या कर रही है, उसकी देख रेख करने के लिए इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी। क्योंकि आप समझते हो कि अब इनको बड़ा क्षेत्र प्राप्त हो गया था, लाखों पाउंड की धनराशि यहाँ से अर्जित की जा रही थी, तो उसी को ध्यान से देखने के लिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, मॉनिटरिंग के लिए, अभी यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं था, रोक टोक कोई नहीं था, लेकिन मॉनिटर करने के लिए एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसके अंतर्गत की गई। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1793 का एक्ट, और हर 20 साल पे चार्टर एक्ट आया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1793 का जो एक्ट है उसकी जब हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 वर्ष व्यापारिक अधिकार यहाँ पे बढ़ा दिया गया। तो सबसे पहले क्या किया गया यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे शासन कर रही थी, उनके व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, सबसे पहला व्यापारिक अधिकार कंपनी का बढ़ा दिया गया। दूसरा, अब जो गवर्नर जनरल था यहाँ का, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अब बम्बई और मद्रास पर भी नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया गया। मतलब अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो बम्बई और मद्रास के क्षेत्रों पर भी नियंत्रण का अधिकार रखता था, उसके पास इन दोनों क्षेत्रों के नियंत्रण का अधिकार था। मतलब क्या हो गया, आप इस तरह से देखते हो कि ये हो गया मान लो पश्चिम बंगाल, तो इस तरह से आप जाते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बम्बई और यहाँ देखने को मिलता है मद्रास। तो कहने का मतलब है कि ए पर बैठा जो व्यक्ति हेडक्वार्टर में बैठा है, अब वो बी को भी नियंत्रित करेगा और सी को भी नियंत्रित करेगा। ये अधिकार इस एक्ट की मदद से जो है वो दे दिया गया। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका 20 वर्ष का व्यापारिक एक अधिकार बढ़ा दिया गया, और बम्बई और मद्रास जो थे, ये आप कह सकते हो ये भी अब कोलकाता का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसके अधीन आ गए। अब इसके बाद फिर अगला चार्टर एक्ट आता है 1813 में, और यहाँ पे बड़े बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। 1813 का एक्ट, ठीक है। अब 1813 का जो चार्टर एक्ट था, सबसे पहला जो बदलाव यहाँ पे देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि अब जो ब्रिटिश कंपनी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसका अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर नज़रिया जो है वो पूरी तरह बदल चुका था। ब्रिटिश सरकार जैसे 20 वर्ष पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सोचती थी, वो नज़रिया अब यहाँ पे पूर्ण रूप से बदल चुका था। क्यों? क्योंकि बदलना भी था, क्योंकि मान लो किसी देश की कोई कंपनी है, वो किसी देश में जाके व्यापार करती है और वहाँ पे कुछ गलत करती है, तो आरोप उस कंपनी पे तो लगेंगे, लेकिन दोषारोपण उस कंपनी से ज़्यादा उस देश का होगा, क्योंकि देश ने अनुमति दी है तभी तो वो व्यापार कर रहा है ना। तो जवाबदेही किसकी होगी?
देश की होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, कि वैश्विक स्तर पर मान लो यदि कोई बात आती है, वैश्विक स्तर पर यदि कोई प्रतिक्रिया आती है तो उसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। तो इसलिए अब इन्होंने अपनी कंपनी को लेकर के जो इनका नज़रिया था उसको बदल दिया और यहाँ से कंपनी के जो अधिकार थे उसको धीरे धीरे अब कम करने का प्रयास किया। अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इनका जो व्यापारिक एकाधिकार था भारत में, व्यापारिक एकाधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त मतलब अब भारत में कोई भी व्यापार कर सकता था। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ कंपनी ही व्यापार करेगी, पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले क्योंकि व्यापारिक एकाधिकार था इसलिए कोई भी व्यापार यदि करना चाहता था भारत से, ब्रिटेन का, तो उसको अनुमति लेनी पड़ती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब एकाधिकार समाप्त हो गया, मतलब कोई भी स्वच्छंद रूप से भारत में अब व्यापार कर सकता था। अब यहाँ पे इसके अधीन क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि सारी शक्तियाँ नहीं छीनी। अभी इन्होंने क्या कहा कि भैया आप चाय का व्यापार और चीन के साथ जो आपका व्यापार है उसको आप जारी रख सकते हो। तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया, लेकिन चाय और चीन के साथ जो इनका व्यापार था वो अभी भी जारी था, वो अभी भी बना था और वहाँ पे व्यापारिक एकाधिकार था। साथ ही साथ अब क्या हुआ, क्योंकि धीरे धीरे एरिया भी बढ़ रहा था, कार्य भी बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि अब इन्होंने क्या कहा कि हम 1 लाख रुपए शिक्षा पर भी खर्च करेंगे। 1 लाख रुपए इसके अंतर्गत हम शिक्षा पर भी खर्च करेंगे। और शिक्षा पर क्यों खर्च करेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं भारतीयों के द्वारा भारतीयों पर शासन और कंट्रोल हम करें। और क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं थी और बहुत ज़्यादा लोगों को तो लेके आ नहीं सकते थे शासन को कंट्रोल करने के लिए, तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपने आवश्यकता के अनुसार जितनी शैक्षिक योग्यता चाहिए उतना हम भारतीयों को शिक्षित करें और उन्हीं के द्वारा ही हम भारतीयों पर शासन करें। तो ये सोच थी और इसी को लेकर के 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च का जो प्रावधान था इस एक्ट में 1813 में किया गया। 1813 के बाद क्या हुआ, 1833 का एक्ट आता है। 1833 का एक्ट। अब 1833 के एक्ट में सर्वप्रथम क्या हुआ कि भैया जो इनका व्यापारिक एकाधिकार पहले समाप्त था, ठीक था, लेकिन चाय और चीन के साथ इनका व्यापारिक अधिकार आज भी बना था, एकाधिकार, उसको भी समाप्त हो गया। मतलब चाय और चीन पर जो व्यापारिक एकाधिकार था वो अब समाप्त हो गया। तो चाय और चीन पर जो व्यापारिक एकाधिकार था इनका वह भी समाप्त हो गया। अब क्या हो गया कि बंगाल के स्थान पर अब भारत का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था ना, इसको इस तरह समझो कि अभी तक क्या हम बात करते थे कि बंगाल का गवर्नर जनरल, तो अब क्या प्रयोग किया जाने लगा बंगाल के स्थान पे भारत, कि भैया भारत का गवर्नर जनरल। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बदलाव आपको 1833 के एक्ट के माध्यम से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 20 सालों तक शासन चलाने की स्वीकृति इनको मिल गई। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो छीन लिया सब कुछ, लेकिन कह दिया कि अगले 20 सालों तक आप भारत पर, क्योंकि मेहनत आपने किया है, बीजारोपण आपका है, तो 20 सालों तक आप यहाँ पर शासन चला सकते हो। व्यापार तो नहीं कर सकते, लेकिन अब आप शासन 20 वर्षों तक चला सकते हो। तो 1833 का जो एक्ट था उसके माध्यम से कंपनी को 20 वर्ष तक शासन चलाने की अनुमति भी कंपनी को मिल गई। ठीक है। अब इसके बाद बात आता है 1853 का। ठीक है, इसके बाद चर्चा होती है 1853 के एक्ट की। 1853 का एक्ट, 1853 का जो एक्ट था इसके माध्यम से देखने को मिला, क्योंकि कंपनी यह समझ चुकी थी, इतना पिछले 40 वर्षों में कंपनी यह समझ चुकी थी कि किस प्रकार से धीरे धीरे उसके जो एक अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं, वो वापस लिए जा रहे हैं। और कंपनी ये मान चुकी थी कि जो आज शासन चलाने का 20 वर्षों का अधिकार है यह भी आने वाले दिनों में वापस लिया जा सकता है और कंपनी को भारत से बाहर किया जा सकता है। तो अब ये आप कह सकते हो समझ चुके थे। और इन्होंने फिर क्या किया अब कि अभी तक
जो भारत पे शासन हो रहा था उसमें आपको देखने को मिलता है कि बोर्ड ऑफ, दो लोग शासन कर रहे थे, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा जो है अभी तक भारत में शासन चलाया जा रहा था। आप जानते हैं कि जब 1853 की हम बात करते हैं, यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी के पहले 1848 में आपके आ जाते हैं डलहौजी साहब, और डलहौजी साहब की जो हड़प नीति थी, डलहौजी की, उसमें आपको देखने को मिलता है कि उसके कारण जो है भारत में जो है विद्रोह पनपा इनके खिलाफ, और बड़ी प्रतिक्रिया के रूप में आपको 1857 की क्रांति आपको देखने को मिलती है। तो 1857 की जब क्रांति हुई तो उसी के बाद से आपने देखा कि किस प्रकार से कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ले आया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार यही चाहती थी कि कुछ भारत में इस तरह का हो जिस पर हम आरोप लगाकर, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हम इनको बाहर कर सकें, इनसे अधिकार अपने आप ले सकें। तो उसी के इंतज़ार में थी और एक बड़ा मौका उनको 1857 में मिला। लेकिन 1857 में कहीं ना कहीं कंपनी की जीत हुई, क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में उस बड़े विद्रोह को दबा दिया। कंपनी की जीत तो हुई थी, लेकिन एक बहाना, कहते हैं ना कि एक कारण चाहिए था, एक बहाना चाहिए था, और जैसे ही मिला उसी के बाद से तुरंत कंपनी को बाहर कर दिया गया, और उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत से बाहर हो गई और भारत में जो शासन था वो अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। तो 1853 के एक्ट के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। महत्वपूर्ण जो थे वो मैंने आपको बता दिया। अब 1857 के बाद की जो कहानी है वो हम कल का जब करेंट अफेयर्स का सेशन लाएंगे तो वहाँ पे बात करें। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा डोज लेते रहो और उतने से काम चलता रहेगा। यदि रेगुलर आप अपनी पढ़ाई से जुड़े रहोगे ना तो सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ कवर हो जाएगा, बस गैप नहीं होना चाहिए। और उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है। आप सहयोग दोगे तो हमारे स्तर से कमी नहीं होगी, क्योंकि भैया हम तो बैठे रहते हैं ना क्लास करने के लिए, ठीक है, हम तो इंतज़ार करते हैं कि आप प्रतिक्रिया अच्छी दो और हम फिर क्लास करें, ठीक है। चलो अब जीके की बात कर लेते हैं। जीके में जो हम पढ़ रहे थे उसी के आगे हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे भारत में परमाणु हथियार परीक्षणों की सूची। जो भारत द्वारा जीके में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण, ठीक है। जहाँ पे जीके में हमने कल छोड़ा था उसी के आगे इसको नोट करना है। अभी पहला ही टॉपिक जीके में चल रहा है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले नाम आता है पोखरण 1 का। सबसे पहले जो परीक्षण का नाम आता है वो आता है पोखरण 1, और इसके लिए जो कोड वर्ड यूज किया गया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। स्माइलिंग बुद्धा जो कोड वर्ड था, और इसी कोड के साथ, स्माइलिंग बुद्धा कोड के साथ भारत ने अपना पहला सफल परमाणु बम परीक्षण किया था। कहाँ पे हुआ था? ये 18 मई 1974, डेट भी याद रखना है। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, स्माइलिंग बुद्धा नामक इसका जो कोड था, यही आपसे पूछा जाता है। इसके बाद स्माइलिंग बुद्धा सब जानते हैं, पोखरण 2 के बारे में लोगों को कम जानकारी है। तो दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ इसका नाम था पोखरण 2, ठीक है। और पोखरण 2 के लिए जो कोड वर्ड यूज किया गया इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति के नाम से पोखरण 2 किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि पोखरण 2 में 5 विस्फोट किए गए थे। कितने किए गए थे? 5 विस्फोट किए गए थे, ये भी याद रखना है। पोखरण 2 में 5 विस्फोट किए गए थे। ये संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें जो था एक विस्फोट, मतलब पहला जो था,
पहला जो था, इसमें याद रखना है कि ये पहला जो था एक संलयन बम था, ठीक है, पहला जो था एक संलयन बम था। बाकी के जो 4 थे ये क्या थे, पहला तो हो गया संलयन बम, बाकी के 4 जो थे वो क्या थे, वो विखंडन बम थे, ठीक है। अभी ये क्या होता है मैं बताता हूँ। तो इतना याद रखना है कि इसमें 5 विस्फोट हुए थे, जिसमें से एक और पहला संलयन प्रक्रिया से, और बाकी के जो 4 थे उसमें विखंडन प्रक्रिया, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। कब हुआ था, 11 मई 1998 को ये हुआ था। कब हुआ था, 11 मई 1998 को ये संपन्न हुआ था। यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, नोट कर लीजिएगा। और इसी दिन हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। अब जैसे मैंने बोला विखंडन, विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं फिशन, ठीक है, फ्यूजन। विखंडन को फ्यूजन, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिशन, तो विखंडन को बोलते हैं फ्यूजन। और इसमें यदि हम बात करें तो एक बड़ी चीज़ होती है और वो जो कई सारी छोटो चीज़, सामान्य शब्दों में यदि देखें तो एक बड़ी चीज़ होती है जो कई छोटी छोटी चीज़ों में बिखर जाती है और ऊर्जा निकलती है। और विश्व के जो परमाणु रिएक्टर हैं उनमें विशेष रूप से विखंडन की ही प्रतिक्रिया होती है। मतलब जो परमाणु रिएक्टर संचालित हैं वो नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होते हैं। दूसरा आपका होता है फ्यूजन, संलयन जिसको बोलते हैं। इसमें छोटी छोटी चीज़ जो है वो बड़ी चीज़ को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के बड़ा बनाया जाता है। और जैसे आप कहते हो सूर्य, तो सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा, ठीक है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो पोखरण देख लिया आपने, और इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला टॉपिक हमने शुरू किया था ये आपका समाप्त हो जाता है। तो जीके में ये हमने देख लिया। अब जीके में बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको देखना है। जीके में बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको देखना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सा देखना है। ठीक है, एक एक करके कई सारे तथ्य मैं लेके आया हूँ, एक एक करके मैं देखता हूँ सारे को। सबसे पहले हम देख रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहे संगठन। आइए देख लेते हैं इनके बारे में कि चर्चा में कौन कौन से संगठन रहे हैं। जिनको ना दिख रहा हो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ तो दिखने लगेगा। चलो, हाल ही में चर्चा में रहे संगठनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इनमें सबसे पहले बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं, जीके का है, याद होना चाहिए, सॉरी करंट अफेयर्स में भी देख सकते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर वर्ष 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। वर्तमान समय में डेनिस फ्रांसिस इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF बोलते हो। IMF की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में देखने को मिलता है। 190 सदस्य वर्तमान में हैं और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी प्रमुख हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात आता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको PTI बोलते हैं। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। KN शांता कुमार इसके प्रमुख हैं। फिर उसके बाद एक संगठन और है जिसका नाम है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन या IORA। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मॉरिशस में है। मॉरिशस का एक शहर है एबेने, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। 23 देश इसके सदस्य हैं। वर्तमान समय में इसकी अध्यक्षता श्रीलंका के पास है। इसके बाद अगला जो आता है वो है CBDT या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। 1964 में स्थापना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर और नितिन गुप्ता इसके प्रमुख हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है इसरो की। आइए देख लेते हैं। इसरो की बात हो रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कई बार मैंने आपको बोला है, 15 अगस्त 1969 को स्थापना। विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। इनका पूरा नाम था विक्रम अम्बला साराभाई। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर S सोमनाथ इसके वर्तमान समय में प्रमुख हैं।
फिर बात आती है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग की बात करें 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली, मनोज सोनी वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष। फिर बात आती है भारतीय वायुसेना, 8 अक्टूबर 2023 को इनका स्थापना दिवस अभी मनाया गया, मतलब प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली है, वर्तमान समय में विवेक आर चौधरी जो हैं वो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं। इसके बाद बात आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की बात आती है, स्थापना 1964 में, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष हैं डॉक्टर नलिन सिंघाल। ठीक है, अगला जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, और अगला भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण थे वो हमने देख लिया। अगला चर्चा में रहे कुछ देश यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, यदि नहीं दिख रहा है मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, और मुझे पता है ज़्यादा के बारे में आपको जानकारी होगी। ठीक है, क्योंकि हम करंट अफेयर्स में लगातार हम इसकी बात करते रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मालदीव के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि इन दिनों बहुत चर्चा में है, राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पे हुए हैं। तो मालदीव राजधानी है माले, यहाँ की जो मुद्रा है वो है मालदीवियन रूफिया, और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज्जू, ये मैंने आपको बताया था कल। फिर बात आती है तंजानिया की बात जब हम करते हैं अफ्रीका के, तो डोडोमा इनकी राजधानी है, मुद्रा है सिलिंग, और राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सामिया सुलूह हसन। ठीक है, इसके बाद बात आती है इक्वाडोर के बारे में, तो इनकी राजधानी है क्यूटो, मुद्रा है यूएस डॉलर, और राष्ट्रपति हैं डेनियल नोबोआ। वियतनाम के बारे में, राजधानी इनकी है हनोई, वियतनामी दोंग यहाँ की मुद्रा है, और वी वान थोंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इजराइल इन दिनों चर्चा में है, तो पता होना चाहिए इजराइल के बारे में। इजराइल की जब बात करते हैं तो जेरूशलेम यहाँ की राजधानी है, मुद्रा है नई शेकेल, राष्ट्रपति हैं इसाक हरजोग, और यहाँ पे प्रधानमंत्री प्रमुख होता है तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इटली के बारे में बात करें तो राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटरेला, और प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया